इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हम करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने लास्ट यूनिट में जब एक्सप्लेन किया था तो हमने इसको डिस्कस किया था रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो करंट पास होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट पास होता है तो उस कंडक्टर में करंट पास होने की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये भी आप कह सकते हो कि इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करना, कि करंट पास होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आइडिया है, ये किसका था आइडिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम बात करते हैं इसके आइडिया की, तो बेसिकली हमारे पास ये जो आइडिया है ये एक डेनिश प्रोफेसर का था, हेंस ओरेस्टेड का। हेंस ओरेस्टेड ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर में एक स्ट्रॉन्ग करंट पास होता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस कंडक्टर के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट होती है। और उसने उसको डिटेक्ट किया कि वो फील्ड क्या है बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। जब उसने डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास को रखा तो मैग्नेटिक कंपास की जो डिफ्लेक्शन थी वो एक लूप की फॉर्म में थी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप की फॉर्म में करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो आइडिया था कि करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो ये किसका था, तो आंसर क्या होगा? हेंस ओरेस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि रीजन क्या है। याद रखिएगा, जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास होती हैं, जो फंडामेंटल फील्ड्स होती हैं, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर हम एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास एक मैग्नेट की या एक मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्यों प्रोड्यूस होती है, इसकी रीजन अगर हमारे पास आए तो वो ये है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज उस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस किसे करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये चीज आगे जाकर हम देखते हैं कि मैक्सवेल ने एक्सप्लेन की जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे होते हैं। ये होगी बेसिक चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, क्यों होता है, किसका आइडिया था। अब हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करनी है डिटेल में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो इसी तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन हमारे पास है किसके अराउंड? अराउंड अ मैग्नेट, जिसमें वो क्या करता है? इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट, कि किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, बल्कि और की जगह मैं इसको एंड कर देता हूं, एंड अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको पता है, निकल, कोबाल्ट, आयरन। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हमारे पास मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक मैग्नेट की बात करता हूं तो मैग्नेट के बारे में याद रखें कि मैग्नेट कौन है? एक ऐसा मटेरियल है जो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई दफा आप लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का आप लोग जानते हैं कि एक एंड क्या होगा? नॉर्थ पोल, और एक होगा साउथ पोल।
अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, तो याद रखिएगा ये मैग्नेट दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग-अलग हो जाएंगे, बल्कि होगा क्या, अब आपके पास दो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएंगे और दो साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह से आप इस मैग्नेट को भी अगर यहां से डिवाइड कर देते हैं तो फर्दर क्या होगा, आपके पास चार टाइनी मैग्नेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और सेम ये प्रॉपर्टी आप सोलिनॉइड में देखते हैं कि अगर एक सोलिनॉइड की n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप उसको जितना डिवाइड करते जाएंगे उतने वो टाइनी मैग्नेट्स में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि हर एक जो करंट कैरिंग लूप होगा उसका एक फेस नॉर्थ और एक फेस साउथ की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो ये पॉइंट आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी में याद रखना है कि अगर एक मैग्नेट को डिवाइड किया जाए तो वो टाइनी मैग्नेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ये मैं बात यहां बता दी है कि मोनोपोल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर नॉर्थ होगा ऑपोजिट फेस उसका लाजमन है कि साउथ होगा, चाहे वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट ही क्यों ना हो। एक और मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास एक बार है, क्या वो मैग्नेटाइज हुई है या नहीं हुई, आप क्या करें, आप उसको एक स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड कर दें। जब आप उसको किसी स्ट्रिंग की मदद से किसी फिक्स एंड पे सस्पेंड करेंगे तो वो मैग्नेट अपनी आपकी जो ओरिएंटेशन करेगा वो इस तरह से करेगा कि वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो मैग्नेट होगा वो अपने आप की ओरिएंटेशन जो होगा वो इस तरह से करेगा कि वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करेगा। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप चेक करना चाहें किसी बार मैग्नेट को या किसी मटेरियल को जो मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या वो मैग्नेटाइज हो गया है या नहीं हो गया, और आपके पास ना तो मैग्नेटिक कंपास है ना आपके पास आयरन फिलिंग्स हैं, सिंपल एक स्ट्रिंग से उसको सस्पेंड करें, तो अगर तो अपने आप की ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल कर ले तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमारे पास वो एक मैग्नेटाइज मटेरियल बन चुका है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूं तो मैग्नेटिक मटेरियल में आप लोगों ने याद रखना है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, अलॉय भी हैं जैसे एलिंको है, लेकिन मेन ये आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फिर मैग्नेटिक मटेरियल के अगर डीमैग्नेटाइज करने से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है आप उसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के तरीके कितने हैं? तीन। नंबर वन, उसको हीट कर दिया जाए, जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जिस पे आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। हीटिंग के अलावा दूसरा तरीका होता है रिवर्स करंट, जो आप हिस्टेरेसिस में पढ़ते हैं। रिवर्स करंट के अंदर भी हमारी डोमेन्स डिसअरेंज होती हैं, मटेरियल डीमैग्नेटाइज होता है। और तीसरा तरीका होता है हैमरिंग। हैमरिंग से भी हमारा जो मटेरियल होता है उसकी डोमेन डिस्टर्ब होती है और मटेरियल क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तीन चीजें जो हमने डिस्कस करनी है, जो आगे हमारे इस यूनिट को लेकर जाएगा आगे। वो तीन चीजें क्या हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड? नंबर वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए तो तीन चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या वो एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में होगी, कर्व होगी, किस शेप की होगी। और थर्ड वन जो हम यहां डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थर्ड पॉइंट है, हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल जाती है लेकिन उसकी डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की।
मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी से, उसको हम नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब कई नाम है, मैं सारे यहाँ नाम मेंशन करूंगा ताकि कोई भी यूज हो आपको पता हो। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के अलावा इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसके अलावा इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। और फोर्थ इसका नाम जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और जो फिजिकल ये क्वांटिटी है, इसका जो सिंबल हमारे पास है वो क्या है? वो कैपिटल बी है। और आपको यूनिट इसका पता है कि इसका ऐसा यूनिट जो हमारे पास है वो क्या है? दैट इज टेस्ला। और टेस्ला किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। और बेस यूनिट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो इसकी डिपेंडेंस हमारे पास जिन फैक्टर्स के ऊपर है उनमें से सबसे जो पहला फैक्टर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। क्योंकि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इसका मतलब हमारे पास करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जितना किसी कंडक्टर में या लूप में करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, हमारे पास उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। और यहां पर जो रिलेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट। किस पावर के साथ? 1 के साथ। और अगर आप यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहा जा सकता है, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर। दूसरी चीज जिस पे डिपेंडेंस डिपेंड करती है वो क्या है? वो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर है। कंडक्टर से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। किस पावर के साथ? पावर 1 के साथ। तो सेकंड फैक्टर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर से जो डिस्टेंस होगा उसके साथ रिलेशन इनवर्स होगा और पावर क्या होगी? 1। अब यहां पर अगर हम ग्राफ की बात करते हैं कि हमारे पास B का और R का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? ये R क्या है? तो R कोई मुश्किल चीज नहीं है कि अगर मैं एक कंडक्टर को ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। तो इस कंडक्टर के अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस होना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिस्टेंस जो कंडक्टर से होगा उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन बी एंड आर, तो उसका ग्राफ की शेप बिल्कुल वैसी होगी जैसी आप बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब आइसोथर्म जैसे होता है। पावर 1 के साथ ग्राफ होगा इनवर्स और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये बात कई दफा हम पहले कर चुके हैं। तो बी और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है पावर 1 के साथ, और ग्राफ क्या होगा? कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व आप कह सकते हो। अब इस पॉइंट से रिलेटेड आपके पास पास पेपर में एक क्वेश्चन था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर से हम दूर जाते जाएं, डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी या कम होगी? क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ डिस्टेंस फ्रॉम करंट carrying conductor is increased, then distance between magnetic field lines क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या करेगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। और वजह वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली है कि हम अगर एक कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और हम इसे दूर जाते जाएंगे, तो दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो फील्ड स्ट्रेंथ को कम शो करने के लिए फील्ड लाइंस में डिस्टेंस ज्यादा शो किया जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं रहेगा। आपने ये भी याद रखना। और अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान ये डिस्टेंस इक्वल क्यों नहीं रहता, कि पहले जो डिस्टेंस था वो कम था और आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो आपका क्या आंसर होगा? डिस्टेंस इस वजह से इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? वो वीक हो रही है। जैसे आप न्यूटन रिंग्स में देखते हैं
कि न्यूटन रिंग्स में जो रिंग्स हमारे पास होती हैं उनमें स्पेसिंग इक्वल नहीं होती। उसकी रीजन तो खैर डिफरेंट है, वो तो हम एयर गैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां पर भी आपने देखना है कि फील्ड लाइंस में जो स्पेसिंग होगी वो इक्वल नहीं होगी, और रीजन जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है वो क्या है? वो है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कि जिस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम होती है या सेम रहती है? तो इसका आंसर होगा दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल की जब नेचर की बात करें तो तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं हमारे पास। मैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्या टाइप्स हैं? एक हमारे पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिनको आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं। दूसरे हमारे पास हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। और थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या फर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। यहां पर आपसे एग्जामिनर जो पूछ सकता है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के हवाले से पूछ सकता है कि मैग्नेटिक मटेरियल के आने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या फर्क पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको आप बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है वो क्या है? दैट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी कितना परमिट करता है फ्री स्पेस एक मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश होने में, और उसका सिंबल क्या होता है? म्यू नॉट। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, 4 पाई 10⁻⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये वैल्यू याद रखनी है आपने एमसीक्यू में। और जब यूनिट 1 हमने देखा था तो मैंने इसके जो यूनिट है उसकी कन्वर्जन को भी डिस्कस किया था। अब ये तो है फ्री स्पेस का, लेकिन जब हमारी फ्री स्पेस के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो तब जो हमारे पास कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? वो म्यू आर होगा, परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल तीनों की डिफरेंट है। डायमैग्नेटिक की जो परमिबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। पैरामैग्नेटिक की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 1 या स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि इनकी डोमेन बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती। ये वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है। जैसे आयरन के लिए हम ये कहते हैं कि आयरन के इंट्रोड्यूस करने से मैग्नेटिक फील्ड 140 टाइम इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब उसकी म्यू आर की वैल्यू किसी स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं अलॉय की तो 140 होती है। अब इस म्यू आर की वैल्यू से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में आप क्या कहोगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में अगर आ जाता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाएगी। अगर पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के आने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड या तो उतनी रहेगी जितनी पहली है या स्लाइटली उसे इंक्रीज कर जाएगी। और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल। आगे जाके हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि एक सॉलिनॉइड के अंदर एक आयरन सिलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सामने सस्पेंडेड मैग्नेट क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि अगर तो वो आयरन रॉड था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो फिर उसके अट्रैक्ट और रिपेल होने के चांस हैं। लेकिन अगर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जांपल्स क्या हैं? अब डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स की बात करूंगा वो कॉपर और बिस्मथ है। अब कॉपर एक अच्छा कंडक्टर तो है, कॉपर की कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की हमारे पास एग्जांपल में कौन कौन आते हैं? इनमें हमारे पास आ जाता है एल्युमिनियम और प्लेटिनियम। ये पैरामैग्नेटिक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं।
और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल को अगर हम देखें तो वो क्या है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, और जो मोस्ट कॉमन हमारे पास अलॉय यूज होता है अल्निको। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। हार्ड सॉफ्ट की बात हम ट्रांसफार्मर में करेंगे कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब तीनों चीजों को कंबाइन करें तो आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर, करंट की मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, और थर्ड चीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और जब प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो नेचर की बात करेंगे कि हम किस किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या हमारे पास वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो डाया है, क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास पैरा है, या वो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास फेरो है। इसी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम कुछ फार्मूलाज की बात भी करेंगे कि हमारे पास वो कौन से फार्मूलाज हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे सिलेबस में उसने डायरेक्ट एम्पेयर्स लॉ की बात तो नहीं की, लेकिन मैं एम्पेयर लॉ को यहाँ डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि एम्पेयर लॉ की मदद से ही हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट भी करते हैं और मेजर भी कर रहे होते हैं। अब एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट जो कुछ हमने भी पढ़ा उन तमाम चीजों को कंबाइन करने से बन जाती है। एम्पेयर के अकॉर्डिंग जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं कि करंट के साथ डायरेक्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से इनवर्स है, तो हमारा जो रिलेशन बनता है वो बनता है B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टाइम्स करंट ओवर R। और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, वो है म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये है आपका एम्पेयर लॉ, और ये है आपका मैथमेटिकल रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब इस फार्मूला से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आपको सिर्फ करंट और डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, आसान सा है, जल्दी से इसका आंसर फाइंड कीजिएगा, आपकी बुक में है और ये पास पेपर में भी आ चुका है। पावर लाइन से रिलेटेड हमारे पास एक पावर लाइन है, आप सिंपल कह लें बिजली की तार है, उसमें करंट हमारा पास कर रहा है लेट से 10 एम्पेयर। वो पावर लाइन ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट के ऊपर है, ये उस पावर लाइन की हाइट है ग्राउंड से। क्या फाइंड करना है आपने फाइंड करना है कि उस करंट की वजह से ग्राउंड पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। फार्मूला लिखा हुआ है साइड पर, इसको यूज करें और बताएं आंसर क्या आएगा। चेक कर लेते हैं आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे उम्मीद है करेक्ट होगा। बी का रिलेशन हमारे पास है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7, करंट की वैल्यू है 10, 2 पाई आर क्या पुट करेंगे, ये बेसिकली जो हाइट है ये उस कंडक्टर से डिस्टेंस है, जिस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आप ये कह सकते हैं कि अगर वो सर्कुलर लूप है तो ये उसका रेडियस है, तो यहां पर आर की जगह पुट करेंगे 20, यूनिट क्या है मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आपके पास आ गया, ये 0 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला। अब अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन गॉस में दे देता, तो मैंने आपको यूनिट 1 में गॉस के बारे में बताया था कि गॉस क्या है। गॉस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, क्या है सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास क्या कन्वर्जन होती है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको गॉस में तो एक स्टेप मुझे और करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, आंसर क्या आएगा 10 रेज़ टू पावर -3 गॉस। तो गॉस में कन्वर्जन भी अगर हो तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब ये जो एम्पेयर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखी, इस मैथमेटिकल फॉर्म को यूं भी लिखा जाता है कि B इनटू, अब ये जो 2 पाई आर है, इस 2 पाई आर को रिप्लेस कर देते हैं L से। व्हाट इज L? L के बारे में याद रखिएगा, L कंडक्टर की लेंथ नहीं है,
L is the length of close path around the conductor. L क्या है? ये क्लोज पाथ की लेंथ है अराउंड द कंडक्टर। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसमें अगर एग्जामिनर डाटा में लेंथ दे दे तो वो गलती से इस L की जगह उस कंडक्टर की लेंथ को पुट कर देते हैं। अब लेंथ ऑफ क्लोज पाथ का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है स्ट्रेट, तो उस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सर्कुलर है। तो अगर मैं इस क्लोज पाथ की बात करूं तो सर्कुलर क्लोज पाथ की लेंथ क्या होगी? उसका सरकमफेरेंस 2πr। तो इसी वजह से हम इस रिलेशन के अंदर जो 2πr है उसको L से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये बात हो रही है किसके लिए? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो यही एम्पेयर लॉ लिखा जाएगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये एम्पेयर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, क्लोज पाथ का पता है, करंट का पता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। एक और चीज कि अगर हमारे पास क्लोज पाथ सर्कुलर ना हो तो फिर क्या करेंगे? अगर क्लोज पाथ सर्कुलर ना हो तो फिर हमारा जो लॉ यूज होता है दैट इज एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। अगर हमारे पास जो क्लोज पाथ है वो सर्कुलर नहीं है तो तब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। अब एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई कहां पर करेंगे? जहां पर आपका जो क्लोज पाथ है वो किसी भी शेप का हो, एनी शेप, इवन वो सर्कुलर हो या ना हो, आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करते हैं। और एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि समेशन ऑफ B डॉट L कि मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ वेक्टर है इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट के इक्वल आएगा। और समेशन क्यों है कि हमारा जो ओवरऑल क्लोज पाथ होगा हम उसको पैचेस में डिवाइड करेंगे। तो यहां मैं वेरिएबल I यूज करूं तो I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। अब इसको अगर मैं अप्लाई करके आपको बताऊं कि कैसे अप्लाई करना है, लेट से मैं सर्कुलर की एग्जांपल ही अगर आपको देता हूं कि मेरे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट पास हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो आप क्या करोगे? उस पूरे क्लोज पाथ को पैचेस में डिवाइड कर दोगे, n नंबर ऑफ पैचेस। अगर फाइनाइट पैचेस बन सके फाइनाइट कर लें। अब जब क्लोज पाथ बनेगा तो हर एक जो पैच होगा वो एक लेंथ वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, L1 L2 L3 अप टू Ln। और इसी के अलोंग, इसी के परपेंडिकुलर, इसके एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकता है। क्या प्रेजेंट है? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे? हर एक जो आपने पैच लिया वहां पर B का और L का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग वो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट के इक्वल आएगा। अब इट्स एम्पेयर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहां पर अप्लाई करते हैं? तो आपको याद होगा FSC में एम्पेयर सर्कुलर लॉ को अप्लाई किया जाता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है मैं उसी की बात सिर्फ कर रहा हूँ कि क्या इसकी एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। पुरानी बुक के अंदर करंट कैरिंग टोरॉइड भी था, लेकिन हम सिर्फ जो पढ़ते हैं वो क्या है? सोलेनोइड। अब आपको याद होगा कि सोलेनोइड में जब करंट पास होता है तो करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी शेप क्या है? इनसाइड तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रांग होती है। लेकिन आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कर्व्ड होती है, वीक होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब यहां पर जब आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हो तो आप एक क्लोज पाथ लेते हो और वो क्लोज पाथ क्या है? एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की साइड्स कितनी है? 4। तो क्लोज पाथ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, L1 L2 L3 L4। और जब यहां पर एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई होता है तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स Ni। ये है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का रिलेशन। और इस रिलेशन में व्हाट इज स्मॉल n? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो उसका यूनिट होगा पर मीटर। और आप इस फार्मूला को इस n और l की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अब यहां पर ये रिलेशन आपको बताता है कि सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ताल्लुक ना तो सोलिनॉइड के रेडियस से है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया से है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, चाहे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दें, हाफ कर दें, रेडियस को डबल कर दें, हाफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ये कहे कि जो आप सोलिनॉइड में वायर यूज कर रहे हैं, अगर उस वायर की थिकनेस को बढ़ा दें या कम कर दें, तो क्या वायर की थिकनेस को कम करने से या ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड को फर्क पड़ेगा? कि फर्ज करें मैं वायर की थिकनेस को बढ़ा देता हूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? तो बेसिकली थिकनेस ऑफ वायर के चेंज करने का मतलब क्या है कि आप उस वायर का एरिया बढ़ा रहे हैं, और वायर के एरिया के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वायर की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वायर के रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से आपका जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा, और करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? चोक। चोक भी कॉइल है, सोलिनॉइड है, लेकिन थिक रेजिस्टिव वायर। और क्यों कहते हैं कि थिक वायर यूज करनी है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, स्ट्रॉन्ग इंडक्टेंस होगी उसकी। तो दोनों चीजों में फर्क है कि सोलिनॉइड का एरिया बढ़ाने से या कम करने से अगर सवाल पूछा जाए, तो सोलिनॉइड का एरिया बढ़ाने या कम होने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोलिनॉइड जिस वायर से बना, उसकी थिकनेस को बढ़ाने या कम करने से करंट को फर्क पड़ेगा। तो करंट को फर्क पड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी फर्क पड़ेगा। फिर कई दफा एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि एक सोलिनॉइड है, उस सोलिनॉइड को हाफ कर दें। अब सोलिनॉइड को हाफ तो किया, लेकिन करंट आपका क्या है, कांस्टेंट है, सेम करंट आप पास कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे? एक सोलिनॉइड, उस सोलिनॉइड को हाफ किया लेकिन करंट कांस्टेंट रह रहा है कि पहले भी करंट अगर 2 एम्पेयर था, तो अब उस आधे सोलिनॉइड में भी करंट उतना ही पास कर रहा है। अगर हम वायर को, सोलिनॉइड को हाफ करेंगे, तो करंट अगर कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और रीजन क्या है? हाफ करने का मतलब होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ, लेंथ भी हाफ। तो जो n है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि क्वेश्चन किस नेचर का आता है और आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेंथ और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, मैंने सिंपल ये बताया है कि हमारे पास अगर जो वायर यूज हो रही है सोलिनॉइड के अंदर, अगर हम उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, तो थिकनेस के बढ़ाने से हमारे पास एरिया जो होगा वो बढ़ेगा। जितना वायर का एरिया ज्यादा होता है उतनी रेजिस्टेंस कम होती है, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा होगा, और करंट अगर ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये हमारे पास पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शेप किस पे डिपेंड कर रही होती है। इसका आंसर होगा कि शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। कि जिस कंडक्टर में करंट पास करेगा, उस कंडक्टर की शेप के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की शेप डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सिलेबस की हद तक अगर बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर, और उस स्ट्रेट वायर में करंट पास होता है जितनी मर्जी मैग्नीट्यूड का, चाहे कम या ज्यादा, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी शेप क्या होगी? तो आपका आंसर होगा उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर शेप की होगी। तो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड हमारे पास सर्कुलर शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये बेसिकली आप एक्सपेरिमेंटली चेक करते हो बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास कि हमारे पास इसकी शेप क्या है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास एक लूप हो या फिर सोलिनॉइड हो और उस सोलिनॉइड में करंट पास होता है, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी? एक सोलिनॉइड है या फिर हमारे पास सिंपल एक करंट कैरिंग लूप है। इसमें अगर करंट पास हो तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी? तो इसका आंसर है कि लूप और सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड शेप होती है वो
एक बार मैग्नेट की तरह होती है, मतलब एक सोलिनॉइड या एक लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब बार मैग्नेट का मतलब यह है कि उस सोलिनॉइड का एक एंड फिक्स नॉर्थ और एक फिक्स साउथ बिहेव करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होगी वो क्या होगी, वो आउटसाइड अगर मैं बात करूं तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड अगर मैं बात करूं सोलिनॉइड के, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, वो साउथ से नॉर्थ होगी। तो सोलिनॉइड बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह, और जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप होगी वो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड जो लूप बनेगा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होगा, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटसाइड के मुकाबले में स्ट्रांग होगी और यूनिफॉर्म होगी। और अगर हम एक लूप की बात करें तो लूप भी बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह, और वहां पर भी उसका एक फेस बिहेव कर रहा होगा साउथ पोल और एक फेस बिहेव कर रहा होगा एज अ नॉर्थ पोल। और हमारी बुक में इसके बारे में वो क्या कहता है कि करंट कैरिंग लूप जो है वो क्या बिहेव करेगा, एज अ फैंटम बार मैग्नेट बिहेव करेगा, एक वीक बार मैग्नेट की तरह। चैप्टर नंबर 17 में कंपैरिजन भी है इन तीन चीजों के बारे में, कि अगर आपके पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो वो एग्जांपल होगी पैरामैग्नेटिक की, जैसे करंट कैरिंग लूप है। और अगर हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो बिहेव करेगा एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास करंट कैरिंग लूप्स हैं ये तमाम स्ट्रेंथन करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन दूसरे को क्या करेगी, इनहांस करेगी। रीजन, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस ऑर्डर में तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अरेंज हो रही होती हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सिंपल जो सबसे पॉइंट है कि शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि किसी कंडक्टर में, किसी सोलिनॉइड में जब मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जिस डायरेक्शन में उसमें करंट पास होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमने यहां पर क्या करना है, हमने यहां पर डिस्कस करने हैं रूल्स। रूल्स हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सोलिनॉइड और लूप के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर की, कि अगर एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो रूल कौन सा यूज होगा, हमारा आंसर होगा राइट हैंड ग्रैस्प रूल, या सिंपल आप इसको लिख सकते हैं ग्रैस्प राइट हैंड रूल। ग्रैस्प का मतलब आपको पता है किसी चीज को होल्ड करना, कि अगर आप किसी चीज को ग्रैस्प करते हैं, पकड़ते हैं, अब पकड़ते हुए आपका जो फिंगर्स होती हैं वो रोटेट करती हैं। अब फिंगर्स जब रोटेट करती हैं तो उस रोटेशन होते हुए आपका थंब अगर इरेक्ट हो तो वो थंब एक डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ग्रैस्प राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई होता है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है कि जहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अराउंड आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो वायर्स हैं, सॉरी हाथ है, वो रोटेट कर रहा है। अब यहां पर हम जब रूल को अप्लाई करेंगे तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, मैं पहली अगर एग्जांपल की बात करता हूं तो पहली एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपवर्ड है। अब अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपवर्ड है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब रूल अप्लाई करते हुए यहां पर आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूं कि जो रोटेशन ऑफ फिंगर्स होंगी, रोटेशन ऑफ फिंगर्स वो किस तरह से होंगी, वो हमारे पास शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हमारे पास
थंब किसको शो करेगा? करंट को शो करेगा। तो रोटेशन ऑफ फिंगर्स शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो थंब शो करेगा किसको? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। अब यहां पर कौन सा करंट है? क्या करंट कन्वेंशनल है या इलेक्ट्रॉनिक है? तो याद रखिएगा ये जो ग्रास्प राइट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं कन्वेंशनल करंट के लिए, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए अप्लाई नहीं करते। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए अप्लाई करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें या तो हाथ को रिवर्स करना पड़ेगा कि हम राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड को यूज करें, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वेंशनल करंट को पहले फाइंड करना पड़ेगा। कि फर्ज करें अगर एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट दे देता है तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट से पहले कन्वेंशनल करंट को फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर किसी कंडक्टर में डाउनवर्ड है तो कन्वेंशनल करंट कहां होगा? अपवर्ड होगा। और फिर उसके अलोंग थंब को करके आप अपने रूल को अप्लाई कर रहे होंगे। तो मैं यहां पर अगर देखता हूं कि मेरे पास जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, उस लेफ्ट साइड पे डायग्राम में करंट की डायरेक्शन कहां पर है? करंट हमारे पास अपवर्ड है। अब करंट अगर हमारे पास अपवर्ड है तो अब यहां पर एक चीज को देखें कि करंट अपवर्ड, थंब आपका अपवर्ड चला गया। अब यहां पर आपने करना क्या? अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है। तो फिंगर्स की रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस रूल को अप्लाई करके देखें। फिंगर्स को जब आप रोटेट करेंगे तो फिंगर्स की रोटेशन क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें पता चल गया कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी प्लेन में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जबकि मैं दूसरी एग्जांपल में देखता हूं राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड वाले एग्जांपल में अगर हम करंट की डायरेक्शन को देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? वो इनवर्ड है। आप इनवर्ड भी कह सकते हो और आप डाउनवर्ड भी कह सकते हो। तो अगर करंट डाउनवर्ड है तो थंब आपने डाउनवर्ड कर दिया। अब थंब आपका डाउनवर्ड है, किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। अब आप अपनी अगर फिंगर्स की रोटेशन को देखो तो आपकी फिंगर्स की रोटेशन क्या है? आपकी फिंगर्स की रोटेशन क्लॉकवाइज है। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डिफरेंट तरह से ये डायग्राम बनाई जा सकती है। मैं अगर यहां पर इस डायग्राम के लिए यहां पर एक प्लेन को बना लेता हूं कि मेरे पास फर्ज करें ये एक प्लेन है और इस प्लेन में से एक कंडक्टर पास हो रहा है और वो कंडक्टर पास उसके थ्रू हो रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन मेरे पास लेट से अपवर्ड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए ऑब्जर्वर कहां पर है। क्या ऑब्जर्वर ऊपर है या ऑब्जर्वर नीचे है? ऑब्जर्वर क्या ऊपर है या ऑब्जर्वर नीचे है? अब अगर तो हमारे पास ऑब्जर्वर ऊपर होगा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, आप रूल को अप्लाई करेंगे तो आपकी फिंगर्स जो रोटेट करेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगी। तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ऊपर नहीं है, ऑब्जर्वर नीचे है और नीचे से रहकर उसको देखेगा तो फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आएगी। उसको जो मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी वो क्या नजर आएगी? वो क्लॉकवाइज नजर आएगी। ये वही केस है जो फैन वाला। तो आपने यहां पर इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास चाहे करंट अपवर्ड है, हमने ये नहीं रट्टा लगा लेना करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, हमने ऑब्जर्वर को भी देखना है। तो मैंने जो आपको ये हाथ के साथ एग्जांपल्स बताई हैं, इस केस में अगर मैंने कहा कि करंट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, तो दोनों में मैंने जो ऑब्जर्वर को लिया, जिस रेफरेंस से मैंने इसको डिस्कस किया, वो ऑब्जर्वर कहाँ है? ऊपर है। तब मेरा ये आंसर होगा। और इन दोनों केसेस में ऑब्जर्वर अगर ऊपर नहीं होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें अमूमन जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते हैं। वो बस याद कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ऑब्जर्वर अगर ऊपर हो तो। अब अगर एग्जामिनर आपको बताए ही ना ऑब्जर्वर कहाँ है, तो फिर आपने देखना होता है प्लेन को, कि जो प्लेन आपको ड्रॉ करके दिया गया है उससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्लेन आपको किस एंगल से ड्रॉ करके दिया है। तो अगर मैं इस प्लेन को देखूं तो ये प्लेन मुझे अपर एंगल से ड्रॉ करके दिया गया है। इस वजह से मैं अगर अपर एंगल से देख रहा हूं तो मेरा आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड का एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो ना बताए कि ऑब्जर्वर कहां है, तो और कई दफा ऐसा होता है कि वो नहीं बताता ऑब्जर्वर किस जगह प्रेजेंट है।
अब इस रूल को हम डिफरेंट तरह से फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। कन्वेंशंस इस रूल में जो यूज हो रही होती हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो वो सिर्फ इस जगह पर यूज नहीं होती, वो आपके पास हर जगह जहां पर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना है वहां पर वो कन्वेंशंस यूज होती हैं। वो कन्वेंशन है डॉट की और वो कन्वेंशन है क्रॉस की। डॉट एंड क्रॉस, अगर किसी जगह पर क्रॉस हो, इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, इस क्रॉस का डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू प्लेन, कि जिस प्लेन के ऊपर आपने ये डॉट ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। फर्स्ट करो ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए डॉट लगा देता हूं, तो इस डॉट का मतलब होगा कि वो वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, ये मतलब होगा इस डॉट का। और अगर मैंने किसी प्लेन में क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब होगा परपेंडिकुलर है और इनवर्ड टू प्लेन। अब ये भी कह सकते हो कि अगर डॉट आई यूनिट वेक्टर को शो करेगा तो क्रॉस नेगेटिव आई को शो करेगा, अगर डॉट जे यूनिट वेक्टर को शो करेगा तो क्रॉस नेगेटिव जे को शो करेगा, अगर डॉट के यूनिट वेक्टर को शो करेगा तो क्रॉस के यूनिट वेक्टर को शो करेगा। यानी उस प्लेन में डॉट और क्रॉस प्लेन के तो परपेंडिकुलर हैं लेकिन आपस में क्या है, आपस में वो एंटी पैरेलल है। तो यहां क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन। अब ये डॉट और क्रॉस की कन्वेंशन हमारे पास यहां पर कैसे यूज होती है, स्ट्रेट कंडक्टर वाले केस में, इसको देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अप्लाई करेंगे जब ग्रास्प राइट हैंड रूल, जब ग्रास्प राइट हैंड रूल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो यहां पर अपर प्लेन से वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यहां पर लूप ड्रॉ करता हूं तो लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आउटवर्ड है, और राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड। तो बजाय ये लूप ड्रॉ करने के मैं डॉट और क्रॉस को शो करूंगा, तो क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड पर शो किसे करूंगा, डॉट को, और राइट साइड पे शो किसे करूंगा, क्रॉस को। और अब यहां पर ये डॉट और क्रॉस किसे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो यहां मैं कह सकता हूं पॉजिटिव और यहां मैं कह सकता हूं नेगेटिव। ये एक तरीका है डॉट और क्रॉस को शो करने का। एक और एग्जांपल आपको देता हूं डॉट और क्रॉस के लिए, कि अगर मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में मैं डॉट मेंशन कर देता हूं, अब मैं ये कहता हूं कि ये डॉट जो है ये मुझे करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा राइट हैंड रूल। जब राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा मेरा थंब होगा अपवर्ड, जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होगी अपवर्ड, और जब फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह पर डॉट किसे शो कर रहा है, करंट को, और उसके अराउंड जो सर्कुलर लूप में ड्रॉ करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो किसे शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि डॉट क्रॉस सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज नहीं किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो डॉट क्रॉस करंट को भी शो कर सकता है, और करंट के रिलेटिव आपने क्या करना होगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना होगा। फिर आगे हम देखेंगे उनकी इंटरेक्शन, कि क्या वो आपस में इंटरेक्ट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे या वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक प्लेन में ये जो डॉट हैं ये दो कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब आप यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे दोनों के लिए, तो डॉट का मतलब है आउटवर्ड टू द प्लेन, और आउटवर्ड टू द प्लेन के लिए अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करूं तो दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और राइट साइड पर जो कंडक्टर है उसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अब गौर से उनकी आपस में इंटरेक्शन को देखें। जो ब्लू है और रेड है, जो हमारे पास ब्लू है और जो रेड है या पिंक है, उसको अगर देखें वो आपस में जहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या उनकी डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। क्या इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट वाले कंडक्टर की
और जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट वाले कंडक्टर की, उनकी डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? रेदा फातिमा ध्यान से देखें, ऑपोजिट है। एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो क्या ये आपस में स्ट्रेंथन करेगा फील्ड लाइंस को या वीक करेगा? ऑपोजिट फील्ड लाइंस का मतलब होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब मैं यहां पर ऑपोजिट फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करूंगा, तो मेरे पास जो ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूं, तो पिंक वाली मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है? वो डिक्रीज कर रही है। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब दरमियान में जो फील्ड है वो क्या है? वो वीक है। और साइडों पर उसके मुकाबले में यहां पर क्या होगी? ये स्ट्रांग होगी। तो आगे जाकर जब हम बात करेंगे कंडक्टर्स की कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉन्सेप्ट ये यूज होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं ताकि दोनों चीजें आपके माइंड में आ जाएं। अब मैं अगर एक कंडक्टर में करंट को शो करता हूं डॉट से और दूसरी जगह मैं शो करता हूं क्रॉस से। अब अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करता हूं, तो डॉट का मतलब है आउटवर्ड। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज। और पिंक वाला क्रॉस है, अगर यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करता हूं तो वो क्या आएगी मेरे पास? वो क्लॉकवाइज आएगी। अब अगर आप देखें इस पिंक वाले को और ब्लू वाले को, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन के सेम होने का मतलब होगा कि दोनों पॉजिटिव हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या कर रही है? इंक्रीज। यानी यहां पर अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। सराउंडिंग पर उसके मुकाबले में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो वीक है। क्या डॉट और क्रॉस इकट्ठा यूज हो सकता है? नो। रीजन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों आप इकट्ठे यूज नहीं कर सकते। आप डॉट और क्रॉस या तो करंट के लिए यूज करोगे एक जगह पर, या फिर डॉट और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करोगे। दोनों के लिए इकट्ठा यूज नहीं किया जा सकता। लोअर एंगल के लिए प्लेन कैसा होगा उसको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक प्लेन है और ये मेरे पास एक कंडक्टर है जो उसमें से पास हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन मेरे पास क्या है? करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये इसका लोअर प्लेन है, वो ड्रॉ करने के ऊपर है। अब करंट डाउनवर्ड है, इसका मतलब नजर आ रहा है कि हमारे पास अगर लोअर प्लेन ड्रॉ हुआ है तो ऑब्जर्वर नीचे ही है। अगर ऑब्जर्वर नीचे है, करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में? क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमारा पहला रूल हो गया ग्रेस्प राइट हैंड रूल का, जो यूज होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, और ये हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इसके क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे, बल्कि आगे नहीं अभी कर लेते हैं, बात अभी स्टार्ट हुई है तो बेहतर है ये कंप्लीट हम करें। अब ये बात जो आपने स्ट्रॉन्ग और वीक की इसके केसेस डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड ही पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अगर दो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो क्या ये कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? और अगर इनमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? इसको मैं I1 बोल देता हूं, इसको I2 बोल देता हूं। किस केस में अट्रैक्ट, किस केस में रिपेल, ये भी लिखें। जी बिल्कुल, आपका आंसर ठीक है। जो ऊपर हमने बात की उसी से रिलेटेड है। ये जो केस हमारे पास था, ये केस क्या था? डायरेक्शन ऑफ करंट सेम। और जब करंट की डायरेक्शन सेम तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुई है? वीक प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो केस है जहां करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम है या नहीं है, डायरेक्शन सेम होने से दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वो वीक होगी। और साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वो स्ट्रांग होगी। और हम जानते हैं कि अगर वीक और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो तो क्या होगा? स्ट्रांग से वीक की तरफ उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, और इस फोर्स को हम नाम क्या देंगे? मैग्नेटिक फोर्स। और अगर ये फोर्स इनवर्ड है तो इसकी वजह से इन कंडक्टर्स में क्या प्रोड्यूस होगी? अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। अब अगर वीक और स्ट्रांग की बात मैं दोबारा करूं तो मैं दोबारा उसको अप्लाई करता हूं। करंट अगर यहां पर अपवर्ड है, आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करोगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी, यहां आउटवर्ड आएगी। राइट साइड में मैं अप्लाई करूं
तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी, यहां आउटवर्ड आएगी। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इस वजह से ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड। राइट साइड पे जहां पर हमारे पास कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन में हम देखें तो ऊपर मैंने आपको ये केस बताया कि जब करंट की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट होती है तो दरमियान में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहां भी ऐसा ही होगा, हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दरमियान में जो फील्ड प्रोड्यूस होगी अब वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी, और साइडों पे जो फील्ड प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, वो वीक होगी। अब क्यों स्ट्रॉन्ग और क्यों वीक, वही बात दोबारा अप्लाई करो यहां पर राइट हैंड रूल, यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी और यहां पर आउटवर्ड आएगी। और राइट साइड पे अगर मैं अप्लाई करता हूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब यहां पर इनवर्ड आएगी और यहां आउटवर्ड आएगी। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और फोर्स लगेगी स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इन कंडक्टर में रिपल्शन। अब पास पेपर में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड था वो पॉइंट उन्होंने मेंशन किए थे एक्स, वाई एंड जी। अगर मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट जी है, तो वाई पॉइंट उसमें रेफरेंस है और वाई के हवाले से पूछा हुआ है कि वाई पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो सेम डायरेक्शन वाले केस में वाई पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले केस में वाई पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो ये पास पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता है और कई पास पेपर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे जहां पर ये पॉइंट गलत उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उन्होंने y की जगह x की मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है। तो रेफरेंस हमारा सेंटर है, तो सेंटर के मुताबिक हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड साइडों के मुकाबले में स्ट्रांग है या वीक है। तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि जो पॉइंट सेंटर पर होगा उसके रिलेटिव बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है चाहे अट्रैक्शन में या रिपल्शन में, ये डिपेंड किस पे कर रही है, तो इसका आंसर होगा ये डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे। जितना दो कंडक्टर्स में करंट ज्यादा पास करेगा या रखेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और ये पॉइंट अब आपने आगे यूज करना है, जो आगे मैं आप केसेस डिस्कस करूंगा कि दो कंडक्टर्स में जो करंट पास होगा उसमें प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड किस पे करेगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर आपको दो सेपरेट कंडक्टर्स दिए जाएं, एक में करंट जो पास कर रहा है 2, दूसरे में 3, और दूसरी साइड पे जो कंडक्टर है उसमें एक में करंट 5 और एक में 2, आपसे पूछा जाए कहां पर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगी, आप दोनों करंट का प्रोडक्ट ले लेंगे। जहां करंट का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वहां मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग आएगी, चाहे वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अब तीन कंडक्टर्स पे आ जाए। अब तीन कंडक्टर का केस है। पहला केस कि तीनों में करंट की जो डायरेक्शन है अगर वो सेम हो, और फिर मैं साथ ये भी कह देता हूं कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इसी का दूसरा केस ये होगा कि अगर तीनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, और इनको मैं लेबल कर देता हूं ए, बी और सी, और रेफरेंस सेंटर है। आपने ये बताना है कि बी क्या मूव करेगा या नहीं करेगा, और अगर मूव करेगा तो किस साइड पे करेगा, क्या बी मूव करेगा या नहीं करेगा दोनों केसेस में, और अगर करेगा तो किस साइड पे करेगा। जी अब बारी है इस चीज को अप्लाई करने की। अगर मैं इन दो कंडक्टर्स में करंट का प्रोडक्ट लेता हूं तो आई स्क्वायर, अगर इन दो में करंट का प्रोडक्ट लेता हूं तो आई स्क्वायर, इसका मतलब दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो आई स्क्वायर है। अब आप जानते हैं करंट की डायरेक्शन सेम हो तो क्या होती है, अट्रैक्शन। तो इस बी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ए की वजह से एफ ए लगेगी। इसी तरह सी और बी में भी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, इन दोनों में भी क्या होएगी, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के लिए इनवर्ड फोर्स ड्रॉ करते हैं, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ सी का। और अगर यहां पर भी करंट का प्रोडक्ट आई स्क्वायर है, यहां भी करंट का प्रोडक्ट आई स्क्वायर है, इसका मतलब एफ ए और एफ सी इक्वल है।
और एफ ए और एफ सी क्या है, इक्वल और ऑपोजिट। अगर इक्वल और ऑपोजिट तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट। और अगर ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो बी पर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, जीरो। इसका मतलब होगा इस केस में बी मूव नहीं करेगा, बी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अब आ जाए राइट साइड के ऊपर। राइट साइड पे यहां पर जो करंट का प्रोडक्ट है वो है 6i² और यहां पर जो करंट का प्रोडक्ट है वो है 3i²। अब मैं अगर यहां पर अप्लाई करता हूं कि मेरे पास यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को एफ ए का नाम दूं, इसको एफ सी। अब कौन सी फोर्स ग्रेटर है, क्या एफ ए ग्रेटर है या एफ सी ग्रेटर है? तो याद देखें एफ ए प्रोपोर्शनल है 6i² के, एफ सी प्रोपोर्शनल है 3i² के। एफ ए और एफ सी की अगर मैं रेशो लेता हूं तो एफ ए यहां पर डबल है एज कंपेयर टू एफ सी। तो अगर एफ ए डबल है एज कंपेयर टू एफ सी तो कंडक्टर पे जो नेट फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब अब बी मूव करेगा और किस तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स ए। अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड की, कहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहां वीक है। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, सेम। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बीच में वीक, और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वीक। एक जैसी है, कैंसल आउट हो जाएगी। लेकिन यहां अगर मैं बात करता हूं तो नेट फोर्स मुझे बताएगी कहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां वीक है। तो यहां मुझे यह पता चलेगा कि यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग, और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक। तभी स्ट्रांग से वीक की तरफ क्या लग रही है, नेट मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। क्लियर? क्यों ए की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ए की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इस वजह से ए की तरफ मूव करेगा। चलें दोबारा इस केस को देखते हैं, लेकिन अब मैं करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। इन दो में करंट की डायरेक्शन सेम है, तीसरे में ऑपोजिट है, यहां भी ऐसा ही है। इन दो में करंट की डायरेक्शन सेम है, तीसरे में ऑपोजिट है। करंट की मैग्नीट्यूड, पहले केस में तीनों करंट की मैग्नीट्यूड सेम है, ये ए, ये बी और ये सी। और यहां जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। दोबारा रेफरेंस बी है, जल्दी से देखें, ड्रॉ करके देखें कि बी कहां मूव करेगा, और साथ ये भी ड्रॉ करें कि स्ट्रॉन्ग वीक और वीक मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है। चलें अब देखते हैं आप लोगों के आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। दोबारा वही काम पहले कर लें। यहां करंट का प्रोडक्ट I², यहां करंट का प्रोडक्ट I²। करंट की डायरेक्शन सेम, इन दो में अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स को बी पे मैं कह देता हूं एफ ए। यहां करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, इन दो में रिपल्शन होगी, और अगर ये रिपल्शन होगी इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ सी। अब गौर से देखें कि बी पर लगने वाली जो दोनों फोर्सेस हैं उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो चाहे इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, जो नेट फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही लगेगी। कहां लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ए। तो बी यहां मूव करेगा और कहां करेगा, टुवर्ड्स ए मूव करेगा। स्ट्रॉन्ग और वीक की बात की जाए तो जिस तरफ मूव करेगा वहां वीक होगी, और जहां से मूव करेगा वहां पर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो बी और सी में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी और हमारे पास ए और बी में वीक फील्ड होगी। राइट साइड पे आ जाए, यहां मैं करंट का प्रोडक्ट लूं 6i², यहां करंट का प्रोडक्ट लूं 3i²। डायरेक्शन सेम है, इन दो में अट्रैक्शन होगी एफ बी, और एफ बी फोर्स प्रोपोर्शनल है, सॉरी एफ ए, और एफ ए फोर्स प्रोपोर्शनल है 6i² के। और इन दो में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इन दो में क्या होगी, रिपल्शन, इसको एफ बी कह देता हूं, और एफ बी फोर्स प्रोपोर्शनल है 3i² के। अब चाहे एफ ए एफ बी के डबल है, लेकिन दोनों करंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम है। इसका मतलब यहां पर भी जो फोर्स लगेगी नेट, वो कहां लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। और अब भी अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड, सेम आंसर होगा। अगर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है तो यहां स्ट्रॉन्ग और यहां पर क्या होगी, वीक होगी। तो मतलब इस केस के अंदर करंट की मैग्नीट्यूड चाहे सेम है या ऑपोजिट है, वो दोनों केसेस में कहां मूव करेगा, वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही मूव करेगा।
अब तीसरा केस ये है कि जो आउटर साइड पे कंडक्टर्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो और सेंटर वाले में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। पहले करंट की मैग्नीट्यूड मैं सेम ले लेता हूं और दूसरे केस में मैं करंट की मैग्नीट्यूड को डिफरेंट ले लेता हूं। अब आंसर देखें बी के लिए क्या होगा। क्या बी मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस तरफ करेगा, कहां फील्ड स्ट्रांग होगी कहां वीक होगी। पहले केस में करंट का यहां प्रोडक्ट आई स्क्वायर, यहां प्रोडक्ट आई स्क्वायर। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। यहां पर क्या होगी, रिपल्शन। इस फोर्स को नाम दे देते हैं एफ ए का। यहां भी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, यहां भी क्या होगी, रिपल्शन। इस फोर्स को नाम दे देते हैं एफ ए का। अब एफ ए और एफ हमारे पास जो सी है, अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों ऑपोजिट हैं। अगर इक्वल ऑपोजिट कैंसल हो जाएंगे, इसका मतलब इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये रेस्ट पर रहेगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, इसी वजह से मूव नहीं कर रहा। राइट साइड पे अगर मैं आता हूं तो राइट साइड के ऊपर यहां जो करंट का प्रोडक्ट है वो 6 आई स्क्वायर है और यहां जो करंट का प्रोडक्ट है वो 3 आई स्क्वायर है। ये फोर्स है आपके पास एफ ए जो बी पर लगेगी, ये एफ सी। कंपेरिजन वही है कि हमारे पास जो फोर्स है एफ ए वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू सी, लेकिन है किस डायरेक्शन में, इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ ए का। इन दोनों में भी क्या होगी, रिपल्शन। इन दोनों फोर्स को मैं नाम दे देता हूं एफ सी का। अब अगर आप देखो तो कौन स्ट्रांग है, स्ट्रांग है एफ ए। अगर एफ ए स्ट्रांग है तो नेट फोर्स जो लगेगी एफ ए और एफ सी की, वो कहां लगेगी, टुवर्ड्स राइट। ये होगी नेट फोर्स जो ए और सी के डिफरेंस के इक्वल आएगी। तो कंडक्टर मूव करेगा कहां, टुवर्ड्स सी। और अगर स्ट्रांग और वीक की बात करेंगे तो यहां पर कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। तो एक ये समझ आ जाए, उसी को आप लोगों ने अप्लाई करते जाना है। फर्दर आपके जो केसेस होते हैं वो बनते जाते हैं। और कई दफा एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि हमारे पास एक कंडक्टर है और एक लूप है, और पूछेगा कि यहां पर वायर क्या लूप की तरफ मूव करेगी या अवे मूव करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस जगह के ऊपर करंट की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो इन दोनों में क्या होएगी, अट्रैक्शन। तो अगर वायर मूव कर सकती है तो वायर विल मूव टुवर्ड्स द लूप। तो हर जगह यही केस अप्लाई हो रहा होगा। दो कंडक्टर्स के दरमियान आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है, दो कंडक्टर्स के दरमियान, तीन के लिए नहीं। दो के लिए जब आप कहोगे तो क्या कहोगे, म्यूचुअल होगी। दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होगी दोनों के करंट के प्रोडक्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और नेक्स्ट केस की तरफ, जो है सोलेनॉइड से रिलेटेड और लूप से रिलेटेड। और वहां भी ऐसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सेकंड हमारे पास है, अगर एक करंट कैरिंग लूप हो या फिर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, एक करंट कैरिंग लूप है या एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, तो वहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। इस केस में हमारा जो रूल यूज होता है वो राइट हैंड रूल ही है। और कई जगहों पर इस राइट हैंड रूल को यह कहा जाता है कि राइट हैंड रूल फॉर सोलेनॉइड, और कई जगहों पर इसको कहा जाता है कि ये कर्ल राइट हैंड रूल है। अब ये कर्ल राइट हैंड रूल सोलेनॉइड और लूप दोनों के लिए यूज होता है। ये है क्या, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। ये आपके पास सामने आपको नजर आ रहा है कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में करंट पास कर रहा है।
जिसको आप एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग अब आपकी फिंगर्स रोटेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को रोटेट करना। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो याद रखें डायरेक्शन ऑफ थंब, जो राइट हैंड का थंब होगा वो बेसिकली वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। तो अगर आप यहां पर देखें कि हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है और थंब उसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है, तो आप इजीली जज कर लेंगे कि हमारे पास ये रूल किस तरह से अप्लाई होना है। और फिर फेस देखना है कि फेस कौन सा है जहां से हम देखें, तो ओपन फेस आप देखेंगे इस लूप का, तो इसका जो ओपन फेस है वो लेफ्ट साइड पर है। अगर ओपन फेस लेफ्ट साइड पर है तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड से देख रहा है। तो ऑब्जर्वर अगर लेफ्ट साइड से देख रहा है तो थंब लेफ्ट की तरफ है। अगर थंब लेफ्ट की तरफ है तो हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट एंड होगा इस सोलिनॉइड का वो क्या होगा, वो नॉर्थ होगा, और जो राइट एंड होगा वो क्या होगा, वो साउथ होगा। तभी आप लोग देख सक रहे हैं कि जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो लेफ्ट की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है सोलेनॉइड के लिए। और जो यहां पर आप फिंगर्स की रोटेशन देख रहे हो, वो फिंगर्स की रोटेशन हमारे पास किसके अलोंग है, वो फिंगर्स की रोटेशन यहां पर करंट के अलोंग है। तो करंट के अलोंग आपकी फिंगर्स रोटेट हो रही हैं और थंब जो है वो इंडिकेट किसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। ये पॉइंट बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका आसान एक तरीका भी है कि अगर हम इसको आसान करना चाहें कि बजाय हम इसके के सॉलिनॉइड या करंट कैरिंग लूप के लिए ये रूल अप्लाई करें, हम इसको आसान तरीके से भी देख सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे दूं कि फर्स्ट करो अगर एक करंट कैरिंग लूप है और आपने उस करंट कैरिंग लूप के ऊपर ये रूल अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। यहां करंट लेट से मूव कर रहा है अपवर्ड, यहां करंट मूव कर रहा है डाउनवर्ड। अब यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। इस करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, आप फिंगर्स को रोटेट करेंगे। तो आप अपने पेपर के ऊपर जरा ड्रॉ करके देखें और मुझे आंसर बताएं कि अगर आप इस करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हैं तो थंब कहां आ रहा है, थंब की डायरेक्शन क्या है। क्या थंब हमारे पास इस प्लेन के इनवर्ड आ रहा है, क्या थंब इस प्लेन के आउटवर्ड आ रहा है। क्या जो फेस आपको नजर आ रहा है कि अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो आपके सामने वाला फेस नॉर्थ पोल है या आपके सामने वाला फेस साउथ पोल है। जी बिल्कुल, इनवर्ट टू द प्लेन। यहां पर जब आप अपने रूल को अप्लाई करोगे राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, वो इनवर्ट आएगी। ये आएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे क्या है, आपसे अवे है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपसे अवे है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके सामने जो फेस बन रहा होगा उस बार मैग्नेट का वो क्या बन रहा होगा, साउथ। और आपसे जो अवे बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, वो नॉर्थ बन रहा होगा। तो साउथ हमारी तरफ है और नॉर्थ हमसे अवे है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ है, और आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो वो क्या होगी, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होगी और ये लूप कंप्लीट हो रहा होगा। अब इसको आसान करते हैं कि हम इतना जो रूल है इसको बजाय यूं याद रखने के हम किसी दूसरे मेथड से इस रूल को अप्लाई करें। तो यहां पर मैं जो रूल बताता हूं इसको याद रखने का वो क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जो आपके पास लूप है या जो आपके पास सोलिनॉइड है आप उसके फेस को देखेंगे और उसके फेस को देखकर ये सिर्फ देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी हमारे पास फेस होगा सोलिनॉइड का या लूप का, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है वहां पर या एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी आसान कर दिया जाता है एन और एस को लिखकर। अब मैं अगर यहां पर एन को लिखता हूं
तो आप मुझे इसको देख के बताएं कि मैंने एन को लिखते हुए जो एरो लगाए उससे डायरेक्शन क्या पता चल रही है, क्या डायरेक्शन हमारे पास करंट की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर मैं एस को लिखते हुए उसके एजिस पे एरो लगा देता हूं तो क्या ये करंट हमारे पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जी, एन को लिखते हुए आपने ये देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यही आपका रूल है। अगर सोलिनॉइड के या लूप के फेस पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो फेस क्या बिहेव करेगा, वो फेस नॉर्थ पोल बिहेव करेगा और ऑपोजिट वाला साउथ पोल होगा। और अगर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है उस सोलिनॉइड में या उस लूप में वो क्लॉकवाइज है तो वो क्या बिहेव कर रहा होगा, वो साउथ पोल बिहेव कर रहा होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं ये दोनों, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सोलिनॉइड का फेस है जो मुझे नजर आ रहा है, मतलब मैं सामने से इसको देख रहा हूं और मुझे ये नजर आ रहा है कि यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं सिंपल देखूंगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये फेस क्या है, नॉर्थ। तो मेरे सामने नजर आ रहा है कि ऑब्जर्वर यहां से इसको देख रहा है तो ये नॉर्थ है। और जो बैक साइड से यहां देख रहा होगा उसको वो नॉर्थ नजर नहीं आएगा, उसको क्या नजर आ रहा होगा, उसको साउथ नजर आ रहा होगा। इसी तरह राइट साइड पे आ जाए, ये मेरे पास एक सोलिनॉइड का फेस है और यहां मैं देख रहा हूं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ये क्या होगा, साउथ पोल। किसके लिए, जो उसको सामने से देख रहा है। तो जो उसको बैक साइड से देख रहा होगा उसको तो साउथ पोल नजर नहीं आएगा, उसको मैग्नेट का कौन सा पोल नजर आएगा, उसको वो नॉर्थ पोल नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास रूल है सोलिनॉइड और लूप के लिए कि सोलिनॉइड और लूप के अंदर अगर हम करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लें कि क्या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, हमें पता चल जाएगा क्या वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं फर्दर। मैं एक सिलेंडर लेता हूं, ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर बनते साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका ओपन फेस कौन सा है, ये इसका ओपन फेस है। इसका मतलब ऑब्जर्वर यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसके ऊपर मैं एक वायर को वाइंड कर देता हूं और वायर को वाइंड करने के साथ मैं उस वायर को अटैच कर देता हूं बैटरी से। आपने मुझे बताना है कि जिस साइड पे ऑब्जर्वर है क्या उसके अकॉर्डिंग जो पोल फेस आएगा सामने, क्या वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। इसमें भी ओपन फेस यहां पर है। जी, साउथ कुछ कह रहे हैं, कुछ नॉर्थ कह रहे हैं। और लेफ्ट साइड भी मैंने ड्रॉ किया है, बैटरी की डायरेक्शन वही है, ऑब्जर्वर वहीं पर है। ऑब्जर्वर के सामने वाला नॉर्थ होगा या साउथ होगा। देखिए आपने सिंपल क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को शो कर देना। यहाँ करंट मूव कर रहा है यहाँ से अपवर्ड और यहाँ से डाउनवर्ड। अब लूप कंप्लीट करें, यहाँ से करंट आएगा डाउनवर्ड, यहाँ से करंट आएगा डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ये लूप पूरा हो गया। अब जो फेस आपके सामने है उस लूप को पूरा बना लें। अब लूप को जब पूरा बनाएंगे तो यहाँ पर करंट अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है। अब सिर्फ देख लें ये कि जो लूप आपके पास ओपन है वहां करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। और अगर करंट क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये होगा साउथ पोल और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। दूसरी तरफ आ जाए, सेम काम करें। अब अगर मैं सेम काम करता हूं तो देखिए मैंने वाइंडिंग को रिवर्स कर दिया, साउथ दोनों में नहीं होगा। दूसरे केस में मैंने वाइंडिंग को रिवर्स किया। अगर आप इस केस को और पहले केस को अगर देखें तो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि जो वाइंडिंग है हमारे पास सिलेंडर के ऊपर, वो वाइंडिंग रिवर्स हो गई है। वाइंडिंग रिवर्स कैसे है, यहां पर नीचे से वायर आई थी फिर ऊपर आई और यहां पहले ऊपर फिर नीचे। अब यहां पर चाहे बैटरी का कनेक्शन वही है लेकिन जब मैं यहां पर अपने इस लूप को पूरा करता हूं तो मेरे पास अब ये जो पोल फेस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि पहले करंट नीचे से ऊपर आ रहा था, अब ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ऊपर से करंट जब नीचे आएगा तो मैं पोल फेस जब यहां देखूंगा तो अब ये कौन सा होगा, नॉर्थ, और ये कौन सा होगा, साउथ। और अगर आपको आइडिया ना हो रहा हो तो इस साइड को पूरा करके देख लें। इस साइड को पूरा करके देखेंगे तो करंट क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ।
तो जिस साइड पे आप लूप इजीली पूरा करके फेस को देख सकते हैं वहां पर आप देख लें। तो यहां पर जो बताने का मकसद था वो ये था कि चाहे बैटरी का कनेक्शन सेम रहे, लेकिन अगर आपकी वाइंडिंग क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो आपके जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। नॉर्थ साउथ में, और साउथ किस में चेंज हो जाता है, वो नॉर्थ में चेंज हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? कि वाइंडिंग को रिवर्स करने से जो पोल फेसेस होंगे वो क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, वो सेम नहीं रहते। और ये आप खुद से ड्रॉ करके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब जिस तरह से वहां पर क्वेश्चन था ना कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं स्ट्रेट, करंट की डायरेक्शन सेम, अट्रैक्शन या रिपल्शन, इसी तरह से लूप में भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर मेरे पास दो करंट कैरिंग लूप्स हैं और वो दोनों करंट कैरिंग लूप्स आमने सामने पड़े हुए हैं, फेस बाय फेस, साइड बाय साइड नहीं, फेस बाय फेस का मतलब होगा कि प्लेन एक दूसरे के सामने आ रहा है। तो अगर हमसे एग्जामिनर यहां पर पूछे कि क्या ये दोनों करंट कैरिंग लूप्स आपस में अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, और करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या है, सेम। दूसरा केस मेरे पास ये है कि ये दो करंट कैरिंग लूप्स हैं और करंट की जो डायरेक्शन हमारे पास है वो क्या है, अब वो ऑपोजिट है। तो क्या ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? पहले केस में करंट की डायरेक्शन सेम, दूसरे केस में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, और ये पड़े कैसे हुए हैं, आमने सामने। बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे आपने वहां पर देखा था ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो तो दो कंडक्टर्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपके पास ऑपोजिट हो तो रिपेल होते हैं। यहां भी वही याद रखना है कि अगर दो लूप्स हों और वो पड़े हों फेस बाय फेस, कंसेंट्रिक हों, तो उस केस में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम तो अट्रैक्ट करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऑपोजिट हो तो क्या करेंगे, रिपेल। तो ये तो डायरेक्ट याद रखने का आपके पास आ गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम तो क्या है, अट्रैक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट तो क्या है, रिपल्शन। लेकिन क्यों, अब जरा रूल अप्लाई करें। यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, क्या ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? ये करंट की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो बार मैग्नेट बनेगा उसका जो फेस हमारी तरफ होगा वो साउथ होगा, और जो हमसे अवे होगा वो क्या होगा, वो नॉर्थ होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां भी करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। इसका जो बार मैग्नेट प्रोड्यूस होगा उसका भी जो पोल फेस हमारी तरफ होगा वो कौन सा होगा, साउथ, और जो हमसे अवे होगा वो क्या होगा, नॉर्थ। अब जरा देखें जब बार मैग्नेट ड्रॉ हुए तो आमने सामने कौन आया, इसका नॉर्थ इसके साउथ के सामने, और नॉर्थ और साउथ के दरमियान आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन। दूसरे केस में आ जाए, दूसरे केस में भी ऐसा ही है कि करंट की डायरेक्शन को देखें। यहां करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो जो पोल फेस हमारे सामने प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, वो साउथ होगा, और जो हमसे अवे होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ। लेकिन जो बिहाइंड है वहां पर करंट की डायरेक्शन को देखें तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास नॉर्थ पोल होता है। तो उस बार मैग्नेट का फेस हमारी तरफ जो होगा नॉर्थ, और हमसे अवे साउथ। अब कौन आमने सामने आया, अब नॉर्थ साउथ के सामने आया, तो अब क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो जो ऊपर ये कन्वेंशन है ये आपको बड़ा हेल्प करती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और ये आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हेल्प करेगा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करने के लिए। कि अगर हमारे पास सिंपल एक लूप बना हुआ है, ये एक लूप है, चाहे रेक्टेंगुलर है चाहे सर्कुलर है, और आपको बस इतना पता है कि यहां जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। अब सिंपल कह देंगे कि ये पोल फेस क्या है, ये साउथ है, और जो इसके बिहाइंड है वो क्या है, वो नॉर्थ है। तो ये आपने आगे जाके लेंसेज लॉ में भी यूज करना है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि अगर मैं किसी जगह पर करंट क्लॉकवाइज बना देता हूं वो साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा होगा, और अगर मैं किसी भी लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या शो कर देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बगैर कोई रूल अप्लाई किए, हाथ घुमाए, आप सिंपल कह देंगे कि वो फेस कौन सा है,
वो नॉर्थ पोल है। अब दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पास पेपर का और एक वैसे। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, कैसा स्प्रिंग? लूज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग है ऑफ लो स्टिफनेस, जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है, इसको लूज स्प्रिंग आमतौर पे कहा जाता है। अगर उस स्प्रिंग के अंदर करंट पास होता है, जितना मर्जी कह ले, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, तो क्या करंट पास होने से वो स्प्रिंग कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा? अगर एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम, उसमें करंट पास होने से हमारे पास क्या वो स्प्रिंग, चाहे उसको स्लिंकी आप चले बोल दें, क्या वो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा? कंप्रेशन या एक्सपेंशन? जी बिल्कुल, वो कंप्रेस होगा, उसमें कंप्रेशन होगी। और क्यों होगी कंप्रेशन? वो भी आपका आंसर ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन द लूप्स, कि जो सोलिनॉइड के लूप्स हैं उन लूप्स के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। और क्यों होगी? जो अभी हमने केस पढ़ा कि यहां जब करंट पास करेगा, यहां डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, और ये रिपीट होगा। इस करंट की डायरेक्शन को अगर मैं देखूं क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये इसका होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ। नेक्स्ट के लिए क्या होगा? सेम, ये साउथ, ये नॉर्थ। नेक्स्ट के लिए क्या होगा? ये साउथ, ये नॉर्थ। अब तमाम साउथ नॉर्थ जब आपस में आमने सामने होगा तो इनके दरमियान क्या होएगी? इनके दरमियान हमारे पास अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, और वो जो अट्रैक्शन होगी वो इनमें क्या प्रोड्यूस करेगी? वो कंप्रेशन को प्रोड्यूस करेगी, यानी स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। तो जो ऊपर हमने केस पढ़ा कि हमारे पास अट्रैक्शन बिटवीन द लूप्स क्यों है, अगर ये पूछा जाए तो आप कहोगे क्योंकि तमाम लूप्स में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है? वो सेम है। और जब करंट की डायरेक्शन सेम हो तो फिर नॉर्थ साउथ के सामने आता है और अट्रैक्शन होती है। एक और क्वेश्चन पास पेपर में जो पूछा गया, एक सस्पेंडेड मैग्नेट है। अब इसमें भी मसला ये होता है कि जो पास पेपर्स आप ऑनलाइन देखते हैं वहां पर लूप की जो डायग्राम है वो प्रॉपर नहीं होती, जिससे आइडिया नहीं हो पाता कि क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, क्योंकि जब तक लूप प्रॉपर नहीं होगा आपको ये नहीं पता चलेगा करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप नॉर्थ या साउथ पोल नहीं बता सकते। तो सामने एक सोलिनॉइड है। अब मैंने सिलेंडर बनाया, और ये सिलेंडर बनाया क्यों जाता है? ताकि आपको लूप की डायरेक्शन पता चल सके क्या है, आपको ओपन फेस पता चल सके। और अगर सिलेंडर ना भी पता हो फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि एक लूप है ओपन, ओपन फेस, और एक दूसरा साइड का है। अब यहां पर मैं इसको बैटरी से अटैच कर देता हूं। क्वेश्चन वो ये कहता है कि जब इसको बैटरी से अटैच हुआ, करंट पास हुआ, ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसके कोर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक आयरन सिलेंडर को, तो आयरन सिलेंडर के इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से क्या ये बार मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अब वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा उसको अप्लाई करें। जब आयरन सिलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आयरन सिलेंडर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके म्यू आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। पहले करंट पास तो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी हो रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वीक थी। आयरन सिलेंडर के आने की वजह से इस सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है अब वो स्ट्रांग हो गई है, और अब इतनी स्ट्रांग हुई है कि उसमें एबिलिटी पैदा हुई कि सामने वाले बार मैग्नेट को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। अब अट्रैक्ट या रिपेल किस पे डिपेंड करेगा? करंट की डायरेक्शन पे। अगर मैं करंट की डायरेक्शन देखूं यहां अपवर्ड, इन लूप्स को कंप्लीट करें, तो यहां पर एक लूप पूरा करें, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा? ये इसका साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। तो साउथ के सामने कौन है? नॉर्थ। और साउथ के सामने नॉर्थ, ऑपोजिट पोल्स, तो इन दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द सोलिनॉइड, ये मूव करेगा टुवर्ड्स। और अगर मैं यहां सेम डायग्राम बनाऊं, बैटरी की डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगी, फिर क्या होगी? फिर रिपल्शन होगी।
तो क्लियर है ये पॉइंट अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला। सबको आइडिया हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। और ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं, रूल्स की स्टेटमेंट्स भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। कई दफ़ा एग्जामिनर स्टेटमेंट को लिखता है और पूछता है ये रूल क्या है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर किसके लिए यूज़ होगा। और फिर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जितने भी हमने केस पढ़े इसमें जब दो कंडक्टर्स हैं या दो सोलिनॉइड्स हैं या दो लूप्स हैं, करंट बाय नेचर सेम होना चाहिए। अगर एक में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है दूसरे में क्लॉकवाइज, सॉरी करंट कन्वेंशनल है तो दूसरे में भी कन्वेंशनल हो। अगर एक में कन्वेंशनल मूव कर रहा होगा एक में इलेक्ट्रॉनिक मूव कर रहा होगा, तो फिर आपका काम है कि पहले आप दोनों को कन्वेंशनल में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना कि कन्वेंशनल रखें एक इलेक्ट्रॉनिक रखें और उसके मुताबिक डिसाइड कर दें कि करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। और ये पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ कि बजाय उसने करंट कन्वेंशनल देने के इलेक्ट्रॉनिक दिया और इलेक्ट्रॉनिक करंट देकर आपसे क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन आ गया कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक की कोई एग्जांपल दे दो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक प्लेन है जो आपको नजर आ रहा है ऊपर से, आपको पेपर टॉप से नजर आ रहा है, यहाँ पर दो कंडक्टर्स हैं और एक के करंट को मैं डॉट से शो कर देता हूँ और एक के करंट को मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ। ये जो करंट मेरे पास लेफ्ट साइड पर है ये कन्वेंशनल है और ये जो करंट है ये इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक है, उसकी डायरेक्शन बताई हुई है। क्या ये कंडक्टर्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? एक का कन्वेंशनल तो पता है, इसका कन्वेंशनल करंट कहाँ होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवर्ड है कन्वेंशनल अपवर्ड, तो ये केस कौन सा है? ये केस है कि दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। तो अगर सेम डायरेक्शन है करंट की तो सेम डायरेक्शन में क्या होती है? अट्रैक्शन। इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी। सिंपल होते हैं, मुश्किल नहीं होता।